अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां एहतजाजी तहरीक चलाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर तमाम सियासी कुव्वतों के दरमियान कौमी मुकालमे और नए मिसाक जमहूरियत की बात कर रही है। इस सिलसिले में कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल सियासी इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद सियासी जमातों के दरमियान बड़े कौमी मुकालमे और नए मिसाक जमहूरियत का मुतालबा किया है। APC के एलामिया में कहा गया है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुतालबा करती है कि 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा किया जाए, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया समेत सियासी कैदियों के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएँ और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। अपोजिशन इत्तेहाद के इन मुतालबात के बाद अब सवाल यह है कि इन मुतालबात पर अमल दरामद के लिए रोड मैप क्या है। क्या अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत में शामिल जमातों से मुज़ाकरात करेगी या फिर एहतजाजी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक के प्लान पर कल जब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तेहाद शेख वकास अकरम से सवाल किया था तो उनका कहना था कि तमाम सूबे अपना प्लान फाइनल कर चुके हैं, लेकिन इसकी तफसीलात अभी शेयर नहीं कर सकते। ताहम ये तय है कि इस्लामाबाद का रुख नहीं किया जाएगा। जबकि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि 5 अगस्त का एहतजाज एक दिन की एक्टिविटी होगी और इस दिन पूरे मुल्क में रैलीज होंगी। प्रोग्राम में शेख वकास अकरम से यह भी पूछा था कि पिछले 10 दिन में अदालती फैसलों के बाद मुतअद्दिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा और अरकान असेंबली अब सजायाफ्ता हो गए हैं, तो क्या ऐसे रहनुमा भी एहतजाज में शरीक होंगे या फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोशी इख्तियार करेंगे। तो उनका कहना था कि सजायाफ्ता रहनुमा भी एहतजाजी तहरीक में अपना किरदार अदा करेंगे। अहम बात यह कि एहतजाजी तहरीक के ऐलान के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और पिछले 10 दिन के दौरान सरगोदा, लाहौर और फैसलाबाद की इंसादी दहशतगर्दी की अदालतों ने 9 मई के मुख्तलिफ केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजमूई तौर पर 236 रहनुमाओं और कारकुनों को 3 साल से 10 साल तक की कैद की सजा सुनाई है, जबकि 80 से जायद रहनुमा और कारकुनान इन मुकदमात में बरी हो गए हैं। इन अदालतों से जिन नुमाया रहनुमाओं को सजा हुई है उनमें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चड़ के अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, साहिबजादा हामिद रजा, जरताज गुल, कमल शौजेब, शेख राशिद शफीक और दीगर रहनुमा शामिल हैं। जबकि शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत कुछ दीगर रहनुमाओं और कारकुनान को इन मुकदमात में बरी कर दिया गया है। अहम बात यह कि फैसलाबाद की इंसादी दहशतगर्दी की अदालत ने अपने फैसले में 9 मई के वाक़यात को रिवोल्ट या बगावत करार दिया है, जबकि इंसादी दहशतगर्दी की अदालतों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को साजिश में इयानत यानी अबेटमेंट और कारकुनों को पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाने यानी कि इंस्टिगेशन की बुनियाद पर सजा सुनाई है, जिसके लिए इन अदालतों ने पुलिस गवान हसाम अफजल, मोहम्मद खालिद और असमत कमाल की गवाही पर इन्हिसार किया है। अहम बात यह कि इन मुकदमात में तीन पुलिस एहलकार ही प्रोसिक्यूशन के मरकजी गवाह हैं, जिन्होंने अदालत में यह गवाही दी कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान के रूप में 4 मई, 7 मई और 9 मई को चक्री मोटरवे रेस्ट एरिया और जमान पार्क में होने वाली PTI की खुफिया मीटिंग्स में शिरकत की थी, जहां बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पुरतशद्दुद एहतजाज की हिदायत दी थी। और अहम बात यह कि अदालत ने इन पुलिस एहलकारों की गवाही को दुरुस्त मानते हुए इसकी बुनियाद पर उमर अयूब, शिबली फराज, मलिक अहमद बच्चड़, जरताज गुल, कमल शौजेब समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को कसूरवार करार दिया और इन रहनुमाओं को 10 साल सजा सुना दी गई। मगर दिलचस्प बात यह कि इन पुलिस एहलकारों ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी की भी जमान पार्क में मीटिंग्स में मौजूदगी की गवाही भी दी थी, लेकिन पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन से साबित हुआ कि जैन कुरैशी जमान पार्क की खुफिया मीटिंग में मौजूद नहीं थे, जबकि फवाद चौधरी ने अपने दिफा में गवाह पेश किया कि वो 7 मई को जमान पार्क में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में मौजूद थे, जिस पर अदालत ने यह तस्लीम किया कि इन पुलिस एहलकारों की जैन कुरैशी और फवाद चौधरी की मीटिंग में शिरकत की गवाही गलत है। यानी इन 3 पुलिस एहलकारों की गवाही को दीगर रहनुमाओं को सजा देने के लिए तो दुरुस्त माना गया, मगर फवाद चौधरी और जैन कुरैशी के मामले में इन पुलिस एहलकारों की गवाही को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा लाहौर की इंसादी दहशतगर्दी की अदालत ने पिछले हफ्ते अपने फैसले में जहां डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद और दीगर को 7 मई और 9 मई की मीटिंग्स और हंगामा आराई में शिरकत पर सजा सुनाई, वहीं शाह महमूद कुरैशी को 7 मई 2023 की जमान पार्क में मीटिंग में शिरकत के बावजूद बरी कर दिया था, जिसकी वजह अदालत ने यह तहरीर की थी कि शाह महमूद कुरैशी ने उस मीटिंग में शिरकत के बावजूद इसमें दी गई हिदायत पर अमल नहीं किया था और किसी मुजाहरे में शिरकत नहीं की थी, और 7 मई की मीटिंग में शिरकत के बावजूद शाह महमूद कुरैशी ने इस मीटिंग की इज्तिमाई अज़म या इज्तिमाई मकसद को आगे बढ़ाने में कोई किरदार अदा नहीं किया था। मगर बाकी मुतादिद ऐसे रहनुमा जो कि 9 मई के एहतजाज में शरीक नहीं थे,
لیکن ان رہنماؤں کو صرف 7 مئی کی میٹنگ میں شرکت کی وجہ سے ابیٹمنٹ یا انسٹیگیشن کی بنیاد پر سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 9 مئی کے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، مگر جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو تب بھی اسے سیاسی طور پر استعمال کیا گیا تھا، اور اب جب 9 مئی کے فیصلوں میں اس طرح کے تضادات سامنے آئے ہیں تو ان فیصلوں کی ساکھ پر سوالات اٹھتے ہیں، اور خاص طور پہ تب جبکہ اس مقدمے میں مدعی بھی پولیس ہے اور گواہ بھی پولیس ہوں، تو اس مقدمے کی شفافیت پر ویسے ہی سوال اٹھ جاتے ہیں۔ فیصلوں کی اسی تضاد پر کل ہمارے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے بھی سوالات اٹھائے تھے۔ فواد چودھری صاحب جو ہے ان کا دوبارہ ڈیفنس کروایا گیا، کیا باقی لوگوں کا 2 دفعہ ڈیفنس ہوا؟ نہیں ہوا۔ فواد چودھری صاحب اور زرتاج گل دونوں نے کہا کہ ہم ڈیرہ غازی خان میں تھے، جو میرے پاس خبر آئی، مگر فواد چودھری صاحب کی بات شواہد کے ساتھ مان لی گئی، مگر زرتاج گل کو 10 سال کی سزا دے دی گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، فواد چودھری صاحب کے بارے میں انہوں نے کیس میں لکھا کہ پروسیکیوشن کیس نہیں بنا سکی۔ اس کے علاوہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ بحث جاری تھی کہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بیٹے ان سے ملنے پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں وہ شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے کل عمران خان کے بیٹوں نے برطانوی صحافی پیئرس مورگن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے والد سے ملنے پاکستان آئیں گے، جس کے لیے انہوں نے ویزا اپلائی کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی 4 ماہ سے اپنے والد سے بات نہیں ہوئی ہے، ان کے والد کی جان کو خطرات لاحق ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں تو ان کے والد کی رہائی کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عمران خان کے بیٹوں کا کہنا ہے کہ ان کی 4 ماہ سے والد سے بات نہیں کرائی گئی ہے، لیکن جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق عمران خان کی اپنے بیٹوں سے بات کروا دی گئی ہے، اور عمران خان نے 1 گھنٹے سے زائد وقت تک اپنے دونوں بیٹوں سے 2 دن پہلے بات کی ہے، جبکہ عمران خان کے بیٹوں نے عمران خان کی زندگی اور صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا کہ جیل میں 10 دیگر قیدی ہیپاٹائٹس سے جاں باگ ہو چکے ہیں، لیکن جیل سپرنٹینڈنٹ نے اس الزام کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا ہے اور کسی بھی قیدی کی کسی بھی متعدی مرض سے ہلاکت کی تردید کی ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق بیٹوں کی پاکستان آمد پر عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے بچے اگر ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں۔ کل ان سے بات ہوئی تھی تو پتہ چلا کہ ان کے نائکاپ ایکسپائر ہو چکے ہیں، جبکہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ اگر نائکاپ میں تاخیر ہے تو حکومت ان کو فوری ویزا جاری کرے۔ ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما اور اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر طلال چودھری۔ طلال صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ طلال صاحب، کل اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی تھی، جس کے بعد انہوں نے اپنا اعلامیہ جاری کیا اور مطالبات کیے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں اور حکومتی جماعتوں، تمام جماعتوں کے درمیان کنسنسس ہونا چاہیے، نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومتی پارٹیز ہم سے بیٹھ کے اس پہ بات کریں گی تو جمہوریت مضبوط ہوگی، انصاف کا نظام ہے وہ مضبوط ہوگا۔ تو کیا حکومتی جماعتیں ان تمام ایشوز پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اپوزیشن کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے شہزاد صاحب، حکومت کا کنسسٹنٹلی پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، مگر بات چیت ہونی چاہیے قومی مسائل پر، پاکستان کے مفاد پر، عام آدمی کی زندگی پر، اکانومی پر، دہشت گردی پر، اور اس کے لیے کئی دفعہ کوشش ہوئی، اور اس کے بعد ایک دفعہ ڈائیلاگ کے لیے اسپیکر صاحب کی قیادت میں وہاں پی ٹی آئی اور باقی جماعتیں اور پوری حکومتی جماعتوں کے درمیان مذاکرات شروع بھی ہوئے، اور اس کے بعد کون اٹھ کے گیا اس ٹیبل سے؟ یہ اٹھ کے گئے۔ کیوں گئے یہ خود بتا سکتے ہیں، اور یہ فیصلہ انہوں نے بالکل الگ تھلگ ہو کے اکیلے فیصلہ یہ کیا اور اٹھ کے چلے گئے۔ بالکل بات چیت ہونی چاہیے، اسمبلی کا فورم، اسمبلی میں ہر جماعت تقریباً موجود ہے، وہ موجود ہے، اور اسی ٹیبل پر اسی اسپیکر کے آفس یہ واپس جائیں۔ آلریڈی وزیر اعظم پاکستان یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ میرے دفتر یا نہیں آنا چاہتے تو میں خود چل کے اسپیکر کے دفتر تیار ہوں۔ تو حکومت تو دہشت گردی کا معاملہ ہو، اکانومی ہو، عام آدمی کی زندگی ہو، ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار رہتی ہے۔ میں بتاتا ہوں فرق ہے کہ اس وقت ایک ہائیبرڈ رجیم ہے، آپ کی حکومت اس کے بینیفٹس کو انجوائے کر رہی ہے، آپ حکومت میں ہیں۔ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے، جمہوریت کمپرومائز ہوئی ہے، سیاسی جماعتوں کی سپیس کم ہوئی ہے، اس کو واپس بحال کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان ایشوز پہ ہم سے بات کریں جو کہ عوامی ایشوز ہیں۔ آپ اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، یا کیونکہ یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے نظام تو آپ اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ دیکھیں، یہ اب کوئی نام بھی آپ رکھ لیں، ہائیبرڈ کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، لیکن کیا یہ بری بات ہے کہ پاکستان کے قومی مفاد کے معاملات میں وہ انڈیا سے جنگ ہو،
وہ دہشت گردی ہو, وہ اکانومی ہو, وہ فیٹف کی پابندیاں ہوں, اس کے لیے اگر تمام ادارے ایک پیج پہ آئیں تو کیا یہ بری بات ہے؟ کیا یہ اچھی بات نہیں؟ جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو اس وقت آپ لوگوں کے مطابق وہ بری بات تھی, اب جب آپ لوگوں کا دور ہے تو پی ٹی آئی کے مطابق وہ بری بات ہے. دیکھیں شہزاد صاحب, میں تو ریزلٹس کی بات کر رہا ہوں نا. ان کے ہوتے ہوئے کیا کہتے تھے کہ ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے؟ کیا آج کے فیلڈ مارشل کا پیغام سنا؟ کیا آج کے وزیر اعظم میں کوئی لچک دیکھی؟ کیا اب بھی تو جنگ ہوئی ہے, اب اس سے بہت بڑی جنگ ہوئی ہے. اور اس کے بعد اکانومی کیا سنبھلی کہ نہیں سنبھلی؟ کیا اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کر رہی ہے. کیا ریٹنگ رینکنگ بہتر ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے. کیا دنیا سے بیرونی دنیا سے تعلقات بہتر ہوئے ہیں؟ لوگ مانتے ہوئے ہیں. اور عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئی ہے؟ ہاں آئی ہے. اب رہی بات, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو یہ سب کے اس میں کنٹریبیوشن ہے تمام اداروں کا. اچھا, ایک اور معاملہ ہے عمران خان کے صاحبزادوں کا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں, اور کل انہوں نے پیئرس مورگن کو جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا. اب آپ نے کہا تھا کہ اگر نائکاپ ہے تو بہت اچھا ہے, ویسے ہی آ جائیں گے, لیکن اگر ویزا کے لیے بھی اپلائی کریں گے اور یہاں صرف اگر ملاقات کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ایک دن میں ویزا مل جائے گا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کی بات نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے باپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ وزارت داخلہ ان کو جواب نہیں دے رہی یا ایمبیسی ان کو جواب نہیں دے رہی, اور کیوں وہ ایک دن میں ویزا نہیں ملا ان کو؟ عرش یہ ہے, مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو یہ تروڑ مروڑ کے کیوں پیش کرتے ہیں. ان کی پھپھو جان نے فرمایا تھا کہ نائکاپ ہیں بچوں کے پاس. اب بچوں کے نائکاپ اچانک سے گم گئے. اب اچانک سے پتہ چلا ہے کہ نہیں ان کو تو ویزا لینا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی شریعت کیا انہوں نے چھوڑ دی تھی, یا وہ رکھنا نہیں پسند کرتے, یا وہ نائکاپ ہو گئے. آج یہ نئی اطلاع آئی کہ ایکسپائر ہو گئے ان کے نائکاپ. اچھا چلیں, جو بھی ہوا ہے وہ اگر ویزا اپلائی کیا ہوگا تو بالکل ویزا ملے گا, اور اگر نائکاپ دوبارہ وہ اپلائی کریں گے اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے, اس کی بھی اس پہ وہ بھی جاری کر دیا جائے گا. ہمیں کوئی اس پہ نہ کوئی خوف زدہ ہے, نہ ہمارا فوکس ہے. ہم نے تو یہ بھی نہیں دیکھا تھا پہلے دن سے کہ کس کے پاس نائکاپ ہے کہ نہیں ہے, اس کو ویزا چاہیے کہ نہیں چاہیے. یہ سارے کا سارا محور جو ہے یہ ان کا اپنا ہی ہے, یہ خود سے ہی چیزیں بنا لیتے ہیں. اور مجھے یہ بتائیے کہ حکومتیں توڑ دیں, استعفے دے دیے, لانگ مارچ کر لیے, 9 مئی کر لیا, اس کے بعد پھپھیاں نکل آئیں, بیگم صاحبہ نکل آئیں, وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں انہوں نے کہا کہ سرکاری پورے وسائل سے حملہ آور ہوئے. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ بچے آ کے کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. اور طلال صاحب اگر وہ بچے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے کیا کر لیں گے, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, اور وہ تو بھی کہہ بھی نہیں رہے کہ ہم کچھ کرنے آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے والد سے ملنے آ رہے ہیں, تو پھر وجہ کیا ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ویزا کے لیے اپلائی کر دیں 24 گھنٹے میں مل جائے گا, تو پھر کیوں رکاوٹ آ رہی ہے اور کیوں ویزا نہیں مل رہا ان کو؟ وہ کہہ رہے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا. میں تو دیکھیے گزارش یہ ہے, ہمارے اندر کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. میں نے تو کہا ہے اگر انہوں نے اپلائی کیا ہے, اگر کہیں انہیں کوئی مشکل آ رہی ہے اس کا کہہ رہے ہیں اپلائی کیا ہے, وہ علیمہ صاحبہ جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹریکنگ نمبر بھی ہمارے پاس. میں نے کہا آپ دیکھیں دے دیں ٹریکنگ نمبر, مجھے بھیج دیں, ہماری ادھر باقی جو ادارے ان کو بھیج دیں, کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن اس بات کو ایشو بنا لینا اور بلا وجہ بنا لینا, اور رہی بات میں بار بار سوال اٹھاتا ہوں, بے شک کوئی مائنڈ کرے کہ بچے ہیں کس کے, وہ ریپرزینٹ کیا گولڈ سمتھ کو کر رہے ہیں کہ اپنے باپ کو کرتے ہیں, وہ رہتے کہاں ہیں, کن کا لے کر آ رہے ہیں. تو باقی رہی باپ کی بات, ان کا حق ہے, ان کی کل بھی بات ہوئی ہے, دوبارہ بھی ہونی چاہیے, ملاقات بھی ہونی چاہیے. اگر ان کے والد کی اتنی انہیں تھی تو انہیں پہلے آنا چاہیے تھا. بہت دیر ہو گئی ہے, بندہ تو 2 دن نہیں گزار سکتا والد کے بغیر اگر کوئی مشکل میں ہو, تو یہ تو 2 سال گزر گئے ہیں. تو رہی بات یہ ساری کی ساری گیمکس جو ہیں, یہ کیا ایک ایسٹ کو بچانے کے لیے ہیں, جو ایسٹ کسی کا ہے, جو ایسٹ جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال ہوا ہے, یا یہ صرف اپنے والد کے لیے؟ سو اس کو گما پھرا کے اس کو نہ کریں, سیدھی طرح بات بتائیں دنیا کو. طلال صاحب ان کے بچوں نے اس انٹرویو میں اور بھی بات کی, انہوں نے کہا ان کی جان کو بھی خطرہ ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں عمران خان کے ماضی میں, تو وہ بھی مدد کو آ سکتے ہیں. سن لیجئے, اس کے بعد جواب دیجیے گا اس کا. When we floated the idea of going, we were told by people in the Pakistani government that we would be arrested, and from other people we heard, we had warnings from family members, inside sources, all sorts of people saying we've still tried to get our visas, we still are looking to go at some point.
we've applied for our visas, that we haven't had a responses yet. We'll see what happens. We know that Trump has a great relationship with our father. We know, and vice versa. They had great conversations when they were both in office, and they seem to have mutual respect for one another. If Trump was able to make a statement or in any way speak to the establishment over there to get our father released, I know he's one of the few people who can. So of course, we would love to kind of have a conversation with him or hope for some help from him or support. जी, तो एक तो कह रहे हैं वीज़ा के लिए हमने अप्लाई कर दिया, दूसरा वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे ताल्लुकात थे और अगर वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करें तो फिर उनके वालिद की रिहाई मुमकिन हो सकती है। तो हुकूमत को अभी भी ये खदशा है, क्या ये मुमकिन नजर आ रहा है? क्योंकि अमेरिका से तो अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं आप लोगों के, आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्टेटमेंट दे सकते हैं इमरान साहब के रिहाई के हवाले से? देखिए, उनके बेटे जो कह रहे हैं उनके वालिद से वो कंट्राडिक्ट करता है। उनका वालिद तो कहता है कि मैं अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाऊंगा, और ये बच्चे कह रहे हैं कि हम अपने बाप को आज़ादी अमेरिका के थ्रू दिलवाएंगे। तो कंट्राडिक्शन है काफ़ी सारी। और बाकी रही बात जो रियासतों के तल्कात हैं, वो किसी एक इंडिविजुअल पर बेस नहीं करते। रियासतों के तल्कात बड़े वसी होते हैं। और बाकी ये जो बच्चे बात कर रहे हैं कि हमें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या कोई इस तरह के ख़तरात हैं, बिल्कुल नहीं। लॉफुल एक वीज़ा होल्डर के तौर पे, शहरी के तौर पे नाइकॉप पे आएँ, वीज़ा पे आएँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। इनका ये अगर इन्होंने वीज़ा अप्लाई किए हैं तो उनके ट्रैकिंग नंबर भेजें, मैं उस पर भी आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ कि कोई डॉक्यूमेंट कम तो नहीं या कोई और बात नहीं। हमें किसी किस्म का कोई खदशा, कोई खौफ नहीं है। इन्हें पहले आना चाहिए था, ये क्यों नहीं आए ये खुद बताएंगे। बाकी रही बात क्या गोल्ड स्मिथ के पोते बन के आ रहे हैं या इमरान। बहुत बहुत शुक्रिया। अलीमा खान साहबा अगर सुन रही है तो फिर आपने ट्रैकिंग नंबर उनको भेज दें और आप वीज़ा का इंतजाम करवा देंगे। वो सुन रही है तो फिर ट्रैकिंग नंबर आप फॉरवर्ड कर दें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कल जो अपने मुतालबात रखे हैं उस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, साबिक़ सेनेटर हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपके जो मुतालबात है उस पर आप कह रहे हैं कि नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, तमाम सियासी पार्टीज़ के दरमियान नेशनल डायलॉग होना चाहिए। आप कहते हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन स्टैब्लिश होना चाहिए, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उसकी बात आपने की है। ये तमाम आपके जो मुतालबात हैं, जमहूरी मुतालबात हैं, सिविल राइट से मुतल्लिक हैं और अदालती निज़ाम को मजबूत करने से मुतल्लिक हैं। लेकिन हुकूमत को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि इन इशूज़ पर बैठ के आपके साथ बात करें? क्या बातचीत के जरिए कन्विंस कर लेंगे या एहतजाज के जरिए करेंगे? रोड मैप क्या है आपका? जी शुक्रिया शहजाद भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हमने एलामिया के अंदर चीज़ें लिखी, जिन चीज़ों का जिक्र किया, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि डेमोक्रेसी को किस तरह स्ट्रेंथन किया जा सकता है, सिविलियन स्पेस जो सीड हो चुकी है उसको कैसे रीगेन किया जा सकता है, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये कॉन्वर्सेशंस हमारे लिए मेन स्ट्रीम में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने एक एफर्ट किया है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और सिंध से जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनमें से ऐसे लोगों को दावत दी जाए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए कि जो कभी मेन स्ट्रीम पर आते नहीं, उनको स्पेस नहीं मिलती, और वो इश्यूज ऐसे हैं कि जो सुलग के जिन्होंने अब एक बहरान की शक्ल इख्तियार कर ली है। सो आई थिंक अगर हम पूरे होलिस्टिकली एक पूरे पाकिस्तान की इस वक्त की सूरत हाल को अगर मद्देनजर रखें कि जिसके अंदर आपके पास इस वक्त एक बड़ा माशी बहरान चल रहा है, ठीक है मैक्रो लेवल पे आप कह सकते हैं कि कुछ इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पे उनका कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर आज पाकिस्तान में जो बेरोजगारी की शरह है वो 22% तक पहुंच चुकी है और यही शरह नौजवानों के अंदर 30% से ऊपर है। फिर इसी तरह मिडिल क्लास की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। आपका किसान पांचों बड़ी फसलें इस वक्त बहरान का शिकार है और आपका तनख्वाहदार तबका जिसने सारा का सारा इस मुल्क की इकोनॉमी का सबसे बड़ा टैक्स कंट्रीब्यूटर है, बोझ उठाया हुआ है। तो ये अनसस्टेनेबल चीजें हैं। हमने इन चीजों को भी दुरुस्त करना है और जो लोगों के जो जिन चीजों की बुनियाद के ऊपर उनके ग्रीवेंसेस इतने डेवलप हो गए हैं कि वो अब एक उनकी टोन एग्रेसिव हो गई है, हमने उनको भी एड्रेस करना है। तो अनफॉर्चुनेटली जहां तक इन सियासी जमातों का ताल्लुक है जो हुकूमत में मौजूद है, वो इस कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। एक जमाना था कि जब मैं खुद पीपल्स पार्टी का हिस्सा था, मैं खुद जब पीडीएम बनी उस इजलास में बैठा हुआ था इस्लामाबाद में मैरियट होटल में जो रेड जोन में वाक़या है, और देखिए इन्होंने हमें मीटिंग भी नहीं करने दी, हमसे स्पेस छीन ली। उसी मीटिंग के अंदर
جو اعلامیہ اس میٹنگ کا اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام گفتگو کی گئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اقتدار نظر آیا اور جو کمپرومائزز انہوں نے کیے شاید وہ گفتگو کرنے کے قابل بھی نہیں رہ گئے. اور اب لاسٹ جو ان کے پاس ٹاکنگ پوائنٹ تھا، دیکھیں گورننس کا کوئی حال نہیں ہے. پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ فارم 47 کے ذریعے ایک غیر نمائندہ حکومت ملک پر نافذ کی گئی ہے. آخری جو ان کے پاس ایک ٹاکنگ پوائنٹ تھا ڈیموکریسی، کہ جی ہم نے آج سے 20 سال پہلے ہم نے ایک میثاق جمہوریت کیا تھا، ہم انہی پرنسپلز میں بلیو کرتے ہیں، لیکن آج پیکا بھی کر رہے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کی آزادی بھی اڑا رہے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی کر رہے ہیں. تو ہم نے پاکستان کی اپوزیشن نے ان سے ان کا آخری ٹاکنگ پوائنٹ وہ بھی چھین لیا. تو سوال بھی وہی ہے مصطفیٰ صاحب، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں جو کہ اقتدار میں ان کی دلچسپی نہیں ہے ان ایشوز پہ بات کرنے میں، تو پھر ان کو ٹیبل پہ کیسے لے کر آئیں گے؟ کوئی پیشکش آپ کریں گے کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یا احتجاج کے ذریعے ان کو مجبور کریں گے کہ ان ایشوز پہ بات کریں؟ دیکھیں ایونچولی سیاست میں احتجاج بھی اٹ لیڈس ٹو نیگوسیشنز. احتجاج ایک لیوریج حاصل کرنے کے لیے کہ جہاں پر تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، جہاں پر کوئی بات سنی نہیں جاتی، سراہی نہیں جاتی، تو بھڑاس نکالنے کے لیے پھر ایک احتجاج کا رستہ اختیار کیا جاتا ہے. اور ہمیشہ پھر وہ احتجاج کے ذریعے گفتگو ہوتی ہے. حکومتیں اور اپوزیشنیں پھر آپس میں بیٹھا کرتی ہیں. پاکستان کی تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے. تو دونوں آپشنز موجود ہیں کہ اگر if better sense does not prevail, if there is no willingness from the government side to talk and discuss about Pakistan's problems, تو پھر ایونچولی تو ہمیں پھر وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو راستہ ہم نہیں اختیار کرنا چاہتے. اور اوبویسلی اس موومنٹ میں پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے جو آپ کے ساتھ ہی ہے، لیکن ان کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی، ہم انہی سے بات کریں گے جن کے پاس اقتدار ہے. لیکن آپ کا یہ جو اے پی سی کا مطالبات ہیں اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے، آپ کہہ رہے ہیں نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے بٹوین آل پولیٹیکل پارٹیز. تو پی ٹی آئی کنونسڈ ہے کہ سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیونکہ ایز آئی سیڈ عمران خان تو بار بار کہتے ہیں کہ ان سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. دیکھیں سیاسی جماعتیں جو اے پی سی میں شریک تھیں درجنوں کے حساب سے شریک تھیں. اس میں پھر جو ہمارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس ہیں، لیگل فرٹرنیٹی سے جو لوگ ہیں، میڈیا سے جو لوگ آئے، اور سب نے اسی بات پر زور دیا کہ ملک کو ایک ہیلنگ پروسیس کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم مین سٹریم پہ ایک گفتگو سیاست کے متعلق ہے، ایک گفتگو معیشت کے متعلق ہے، لیکن ایک گفتگو وہ بھی ہے جو فیڈریٹنگ یونٹس میں اس وقت باجوڑ، خیبر پختونخوا میں باجوڑ، وزیرستان، خیبر، مومند وہاں پر ہو رہی ہے. ایک گفتگو کوئٹہ کے آؤٹ اسکرٹس میں ہو رہی ہے. ہمیں ان سب کو سمونا ہے. سندھ کے اندر ایک بہت بڑی ریزرویشن ہے the way things are being run. تو یہ ملک کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو پھر ہمیں آپس میں بیٹھنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے تیار ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما آپ کے ساتھ ہیں وہ تیار ہیں؟ اور کیا ان کے پاس عمران خان کا دیا ہوا مینڈیٹ ہے کہ ٹھیک ہے سیاسی جماعتوں سے بھی ہم بات کریں گے، یا صرف یہ ایک لفظی جمع خرچ ہے؟ دیکھیں تحریک تحفظ آئین کے اوپر تو کوئی ایسی قدغن نہیں ہے. عمران خان صاحب کا ایک بہت ٹرسٹ ہے، فیتھ ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے اوپر، اور اس ضمن میں ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب کی رہائی ہم چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کی بیگم کی ہم رہائی چاہتے ہیں. تحریک انصاف کے درجنوں جو ورکرز ہیں، جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں، جن کو پرسوں بھی 10 سال کی سزا سنا دی گئی، ہم ان کی بھی رہائی چاہتے ہیں. ابھی اس کانورسیشن کو آپ کو بڑا کرنا پڑے گا. جب تک آپ اس کانورسیشن کو بڑا نہیں کریں گے اور اگر صرف جماعتی مطالبات تک محدود رہیں گے تو پھر لوگوں کو آپ کے ساتھ چلنے میں ہچکچاہٹ ہوگی، لوگوں کو آپ کے ساتھ انگیج کرنے میں ہچکچاہٹ ہوگی. لیکن یہ پوائنٹ بڑا اچھے طریقے سے اس کو اپریشیٹ کیا ہے تحریک انصاف والوں نے. ٹائم لگا ہے، آف کورس ٹائم لگا ہے، لیکن ہمیں کوئی ان کے ساتھ جا کر کوئی ایک اسٹرینتھنڈ ریلیشن شپ تو نہیں بنانی. ہم نے تو منیمم ریڈ لائنز پر بات کرنی ہے کہ جناب یہ ویسے اہم نقطہ آپ جو جس کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایشو ہو ملک میں اور اگر پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے کی بات ہوتی ہے اس پہ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے عمران خان کی رہائی ہو، تو وہاں جا کے ایک ڈیڈ لاک آ جاتا ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ پی ٹی آئی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ سمجھیں اس نقطے کو کہ اس کے علاوہ بھی ایشوز ہیں جس پر بات کرنی ہے، اس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، بہت بڑا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پچھلے 3 سال میں میرے خیال میں، میری ناقص رائے میں، اس میں 2 فیکٹس آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اور یہ انڈینائبل قسم کے فیکٹس ہیں. ان سے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے تو پھر اس کے سیاسی تبصرے پہ ہم چپ کر کے سن ہی سکتے ہیں، کیا کہیں. پہلا فیکٹ یہ ہے کہ there is no doubt کہ عمران خان اس ملک میں اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہے. دوسرا فیکٹ کہ ان کی جو سوشل میڈیا کے تھرو اس ملک کی کثیر آبادی تک جو رسائی ہے وہ ان کے علاوہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے. آج تیسرا فیکٹ کہ ان کے ساتھ لوگوں کی بہت بڑی ہمدردی ہے. لیکن کیا پچھلے 3 سالوں میں ان 3 چیزوں کے ہونے کے باوجود وہ کسی چیز میں مٹیریلائز ہو سکی؟
2 दिन पहले तक अपोजिशन लीडर जो उनकी जमात से ताल्लुक रखते थे सेनेट में, अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में, पंजाब असेंबली में दर्जनों एमएनएज और 150 के करीब वर्कर्स 10-10 साल की उनको सजा सुना दी गई। तो जो अब ये भी तो सोचना पड़ेगा कि अगर एक स्ट्रैटेजी ने काम नहीं किया तो यू हैव टू चेंज योर टैक। अब आपको कॉन्वर्सेशन बड़ी करनी पड़ेगी और उस बड़ी कॉन्वर्सेशन के अंदर जो भी गुफ्तगू होगी उसका पहला जो नतीजा होगा वो इमरान खान साहब की रिहाई की सूरत में होगा और उनकी जमात के ऊपर मुश्किलात की आसानी की सूरत में होगा। अब देखिए, इसमें एक तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब की अप्रोच क्या होगी कि वो क्या चाहते हैं। ऑब्वियसली पार्टी उनसे मैंडेट लेके ही बात आगे बढ़ाएगी, लेकिन एक इशू ये भी है कि उनकी पार्टी के अंदर भी बड़े इख्तलाफात हैं। और मैंने आपका ये पूरा जो मुतालबात हैं वो देखे हैं 24, उसमें कहीं पे भी 5 अगस्त के एहतजाज का जिक्र नहीं है। लेकिन अब से कुछ देर पहले सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा का ये ट्वीट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने पूरी कौम को पुकारा है, महमूद खान अचकज़ई सबरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत में ये एहतजाज पुरअमन और मुसलसल है। मुल्कगीर एहतजाज के लिए हर सूबे और इलाके अपने हालात के मुताबिक लाएअमल अपनाएंगे। और फिर आगे अपने रहनुमाओं का उन्होंने जिक्र किया है कि जो सदूर हैं मुख्तलिफ सूबों के, वो इसको लीड करेंगे। तो क्या ये जो एहतजाज 5 अगस्त को होने जा रहा है, ये तहरीक इंसाफ का एहतजाज है या महमूद खान अचकज़ई की सबराई में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का एहतजाज है? इसमें लफ्ज जो गौर करने के लिए वो है मुसलसल। हमने ये नुक्ता, और देखें एपीसी में दीगर और भी बहुत जमातें शरीक थी, वो चाहती थी कि उनके इश्यूज के ऊपर एक कॉन्वर्सेशन को बड़ा हिस्सा उसमें कॉन्वर्सेशन में हिस्सा मिले। और एहतजाज ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ करनी चाहती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पिछले 3 सालों में उनकी जो पॉलिटिक्स है उसका वो नतीजा वो नहीं हासिल कर सके जो वो चाहते हैं, बजाय बिलाशुबा के इमरान खान पॉपुलर लीडर हैं, वो सारी चीजें, और इलेक्शन भी जीता हुआ है। तो अभी अगर आपने स्ट्रैटेजी चेंज करनी है तो उसके लिए तहरीक इंसाफ ने अपना एक एहतजाज का प्रोग्राम दे रखा है। उसमें उन्होंने बात की है कि मुसलसल एहतजाज जारी रहेगा। महमूद खान अचकज़ई साहब का ख्याल ये है, और कल बड़ा ओपनली उन्होंने ये बात की भी है कि देखिए तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वो बच्चे और बच्चियां, बड़ी तादाद में नौजवान जो तहरीक इंसाफ के साथ एक उनसियत रखते हैं कि हम उन्हें कैनन फॉडर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम उन्हें जब आगे कोई पॉलिटिकल रास्ता निकलता हुआ नजर ना आ रहा हो तो हम उन्हें सड़कों पर लाकर लड़ाना नहीं चाहते। एक वक्त आएगा कि शायद हमें ये बात करनी पड़े, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि हम उस नतीजे तक पहुंचे, और उससे पहले ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपस में बैठकर सारे हम एक हल, एक रूल्स ऑफ गेम तय कर लें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जानिब कैसे जाना है। और तो ये उसका जो मौका है वो आएगा, और इसको हम कंटिन्यूसली जारी रखेंगे। हमारा तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन से ये ख्याल था और है कि हमने इस वक्त यही जो एलामिया है इसको लेके मुख्तलिफ सूबाई कैपिटल्स में जाना है, हमने बार रूम्स में जाना है, हमने इसके ऊपर एक बड़ा कंसेंसस क्रिएट करना है और हमने प्रेशर क्रिएट करते जाना है इवेंचुअली कि जिस वक्त तक हुकूमत हमारे साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं होती, बात करने के लिए तैयार नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि जो 5 फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पहला मुतालबा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हाँ, क्योंकि इसमें नुक्ता नंबर 11 ये है कि 2024 के जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे उसको आप रिजेक्ट करते हैं। तो 5 अगस्त का जो एहतजाज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से नहीं हो रहा एहतजाज। जी, हम उसके अंदर एक मॉडल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अभी गुफ्तगू होगी आज या कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ एज ऑफ नाउ अचकज़ई साहब की सबराई में तो नहीं हो रहा है एहतजाज, क्योंकि गौहर साहब ने कहा है कि मुख्तलिफ, मेरा नहीं ख्याल, हाँ, क्योंकि गौहर साहब ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हम रैलीज निकालेंगे, तो ये रैलीज जो है अचकज़ई साहब की सबराई में नहीं हो रही है। देखिए उन्होंने आपने जो ट्वीट पढ़ के सुनाई सलमान अकरम राजा साहब की, उसके अंदर उन्होंने खुद अपनी वाज़ेह हदायत दी हैं अपनी जमाती स्ट्रक्चर को, जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस में है उनके नाम भी लिए हैं, तो वो तो उनकी अपनी जमात की एक वहाँ पर मौजूद है। हम इंशाअल्लाह ताला इनको ये सब तमाम एक एहतजाजी तहरीक बेहतर तरीके से प्लान करके देंगे। 5 अगस्त से उसकी शुरुआत जरूर तरीके इंसाफ कर रही है, हमारी उनके साथ बिल्कुल सिंपैथीज हैं, और इंशाअल्लाह इवेंचुअल जो हमारा टारगेट है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई का, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी का, वो इंशाअल्लाह हम डिलीवर करके देंगे। इखलाकी तौर पे आप उनके साथ हैं, लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब की सबराई में एहतजाज नहीं होने जा रहा। आपने कहा कि हम मुल्क गिर जाएंगे और अपनी बात को, अपनी कन्वर्सेशन करेंगे, इन मुतालबात को मनवाने के लिए, और हुकूमत को हम कोशिश करेंगे टेबल पे लेकर आएं। नुक्ता आगाज़ क्या हो सकता है, क्योंकि कुछ रहनुमा है, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा, वो ये कहते रहते हैं कि आए हमसे बात करें, हर इशू पे बात करने के लिए तैयार हैं। तो क्या अब इस प्लेटफॉर्म से अप्रोच किया जाएगा या सिर्फ APCs के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पैगामात होंगे, या बाकायदा आप लोग कुछ स्टेप लेंगे, उनसे दावत देंगे और बातचीत का आगाज़ करेंगे उनसे? देखिए हमें इस चीज़ का तो इल्म है कि मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो,
दोनों जमातों के अंदर उनके अपने जो मेंबरान हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, सियासतदान हैं, वर्कर्स हैं, वो सारे जो मौजूदा सूरत हाल है उससे मुतमईन नहीं है। जिन जमातों ने सारा वक्त और बड़े कठिन दौर से खुद गुजरे हों, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ बात की हो, आज जिस बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है, पॉलिटिकल स्पेस को श्रिंक किया जा रहा है, जो सिविलियन स्पेस सीड हो गई है, क्या उन जमातों के लोग खुश होंगे? अब तो वो पब्लिकली बोलना शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर पे आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की, मैं ख्वाजा साद और रफीक साहब की स्टेटमेंट्स देखता रहता हूँ ऑफ एंड ऑन। रजा रब्बानी साहब ने पब्लिकली स्टेटमेंट्स दे दी, उन्होंने भी यही बात की कि एक नए मिसाक जमहूरियत की जरूरत है। तो अगर तो इन जमातों ने रेलिवेंट रहना है पॉलिटिक्स में, अगर इन जमातों ने पाकिस्तान के बारे में ये कॉन्वर्सेशन करनी है, इफ दे सिंसियर टू पॉलिटिक्स, इफ दे सिंसियर टू पाकिस्तान, दे विल हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद अस। सही। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है ना, क्योंकि फिर मैं रेफर करूंगा, इमरान खान कहते हैं कि देखें जिसके पास असल ताकत है बात उन्हीं से करेंगे। अब इसमें मसला ये शायद रियलिटी तो हो, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि अगर सियासी जमातें ये बजिद रहेंगी कि हमने उन्हीं से बात करनी जिनके पास ताकत है, तो आप उनको और मजबूत कर रहे होंगे, और जो सियासी जमातें हैं जिनसे आप बात नहीं करना चाहते उनको आप कमज़ोर कर रहे होंगे। तो ये इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि आप अगर इस हिकमत अमली पे चलेंगे तो आप उन्हीं को मजबूत करते जाएंगे जिन ताकतों के खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, और मैंने तो बड़ी इनकसारी से तमाम दोस्त जो थे इस एपीसी में जो शरीक थे उनके सामने, और खुसूसन तहरीक इंसाफ वालों के सामने ये बात रखी है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का जो पॉलिटिक्स के अंदर अमल दखल है और ये जो दायरों का सफ़र है, कि एक वक्त था, हमारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि वोट को इज्जत दो एक पॉपुलर नारा था, लेकिन वही वोट को इज्जत दो की बात करने वाले जिस वक्त उन्होंने साजबाज कर ली, उसका नतीजा ये निकला कि नवाज शरीफ साहब जैसी बड़ी शख्सियत लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा से इलेक्शन हार गए, और रात को उन्हें सुबह 4 बजे रिटर्निंग अफसर चेंज करके एक नया फॉर्म 47 इशू करना पड़ा। तो अगर आज इस इत्तेहाद में मौजूद कोई भी जमात ये समझती है कि हम इतनी बड़ी जो विक्टिमाइजेशन की आग थी उससे गुजरने के बाद अगर हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे तो उसके नतीजे में उनका भी हाल वही होगा जो इस वक्त बाकी पार्टीज का अनपॉपुलैरिटी की सूरत में सामने आ चुका है। सही है। तो आई थिंक कोई जमात ये रिस्क करने के लिए तैयार नहीं है, और हमें इस चीज के ऊपर एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ कि यार कि हम 76 सालों से एक दायरों के सफर में फंसे हुए हैं। ना बानिए पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी कि ये हाइब्रिड निजाम इसके अंदर चले, ना इस मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, वो उनके नाम सुनहरे हरूफ से हमारी तारीख में लिखे हुए। लेट्स एंड दिस क्रैप। ठीक है। अब जो इनिशियल रिएक्शन आया था आपकी कल की प्रेसर पे, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारा साहब का आया था, जिन्होंने ये कहा कि ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आने वाले हैं और इसलिए आप ये तमाशा कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर जो कि मुतालबात पढ़ के सुना रहे थे वो तो खुद रियल एस्टेट माफिया हैं। तो ये इनिशियल रिएक्शन था उनका। देखिए, मैं किसी भी पर्सनल अटैक का जवाब नहीं दूंगा, इससे तो यही अंदाजा होता है कि मिर्चें उन्हें काफी लगी हैं। बाहर तौर अगर कहना मैं चाहूँ तो मेरे पास बेपनाह मवाद है रिस्पॉन्ड करने के लिए, लेकिन मैं कम से कम उनके इस लेवल पे फॉल नहीं करूंगा। कोई पॉलिटिकल बात करते, दलील के साथ बात करते, हमारे मुतालबात या हमारी कही हुई बात को दलील के साथ रद्द करते, तो फिर तो कोई बात थी। लेकिन ये कहते ना कि जो ईरानियन सदर आ रहे हैं और उनके विजिट को सैबोटाज करने के लिए अपोजिशन ने ये काम किया है, एक एपीसी से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? वो किस तरीके से सैबोटाज हो रही है? जरा इन जवाबात की एक्सप्लेनेशन मांग ले उनसे, तो उनके पास जवाब नहीं होगा। आज कहने को उनके पास रह कुछ नहीं गया, दिखाने को उनके पास कुछ है नहीं। पॉलिटिकली अपनी जमातों को, अपने वर्कर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और एक मांगे तांगे की हुकूमत लेकर बैठे हुए। जब एस्टैब्लिशमेंट ने बैसाखियां हटा ली, छुट्टी हो जाएगी। ये कोई हुकूमत है या ये कोई सियासत है? बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दुनिया के कई ममालिक पर इजाफी टैरिफ्स के ऐलान ने जहां आलमी मईशत में हलचल पैदा कर दी है, वहीं जनूबी एशिया में पाकिस्तान पर सबसे कम टैरिफ के नफाज ने पाकिस्तान को बेहतर पोजीशन में ला खड़ा किया है, जिसे हुकूमत अपनी बड़ी सियासी, सिफारती और माशी कामयाबी करार दे रही है। जबकि माशी माहिरीन और एक्सपोर्टर्स 19% इजाफी टैरिफ के फैसले को न्यूट्रल करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ भारत पर 25% टैरिफ के नफाज, अमरीका से तजारती मुज़ाकरात में डेडलॉक और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुसलसल भारत मुखालिफ बयानात, धमकियों और इकदामात को लेकर मोदी हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत की अपोजिशन जमातों ने नरेंद्र मोदी और ट्रंप की यारी के दावों को मोदी के खिलाफ बड़ा हथियार बना लिया है। नरेंद्र मोदी को मुसलसल उनके पुराने बयानात याद करवाए जा रहे हैं। भारत की खारजा, दिफाई और मुआशी पॉलिसियों की नाकामी पर कड़े सवालात उठाए जा रहे हैं और इस सब का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ठहराया जा रहा है।
अमेरिका की जानिब से 25% टैरिफ के ऐलान पर भारत के सोशल मीडिया पर भी हंगामा बरपा है, मगर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत ना तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त जवाब देने की हिम्मत कर पा रहा है और ना ही वो गोदी मीडिया अब अमेरिका के खिलाफ बाइकआउट का ट्रेंड चला रहा है, जो बात बात पर तुर्की और अजरबैजान जैसे मुल्कों को बाइकआउट की मुहिम चलाता था। एक तरफ भारतीय हुकूमत के नाक़दीन की जानिब से नरेंद्र मोदी पर दबाव बढ़ाने का सिलसिला जारी है, वहीं अभी तक अमेरिका से तजारती मुज़ाकरात में डेडलॉक और रूस से तेल की खरीदारी का मामला भारत के लिए मुश्किल सवालात खड़े कर रहा है, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका भारत पर दबाव बढ़ा रहा है, वहीं भारत की जानिब से मुज़ाहिमत नजर आ रही है। क्योंकि 2 रोज़ पहले रॉयटर्स ने यह खबर दी थी कि भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने अमेरिकी सदर के दबाव के बाद रूस से तेल की दरामदाद रोक दी है, जबकि कल अमेरिकी सदर का यह बयान भी सामने आया था कि उन्होंने ये सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मगर आज ये खबर सामने आई है कि ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक 2 सीनियर भारतीय ओहदेदारों ने कहा है कि भारत की रूस से तेल की खरीदारी की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई है, जबकि एक ओहदेदार ने कहा है कि हुकूमत ने रूस से दरामदाद को कम करने के लिए भी तेल की कंपनियों को कोई हिदायत नहीं दी है। मगर सिर्फ रूस से तेल की खरीदारी का मामला ही अमेरिका और भारत के दरमियान डेडलॉक की वजह नहीं है, बल्कि भारत के ज़रूरी और डेयरी सेक्टर को लेकर भी अमेरिका और भारत के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का भारत के साथ तजारती खसारा $46 अरब का है और अमेरिका ये खसारा ख़त्म करने के लिए भारत के कुछ अहम शोबों तक खुली रसाई चाहता है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान तजारती मुज़ाकरात भारत की इंतहाई प्रोटेक्टेड सेक्टर यानी ज़राअत और डेयरी तक रसाई के मसाइल की वजह से उलझ गए हैं। खबर में ज़राए के हवाले से कहा गया है कि ट्रंप के टैरिफ से भारत की तकरीबन $40 अरब की बरामदात मुतासर हो सकती हैं, मगर इसके बावजूद भारतीय ज़राए का कहना है कि ज़राअत और डेयरी के शोबों पर समझौता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और ख़ासकर दूध की दरामदात पर, क्योंकि अमेरिका में दूध देने वाले जानवरों को जो फीड दी जाती है उसकी भारत में शदीद मजहबी मुखालफत मौजूद है। इसके अलावा भी भारतीय हुकाम अमेरिका से अपनी शराइत पर डील करने की बात कर रहे हैं, जिससे ये सवाल पैदा होता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी और सियासी सुपर पावर की मुज़ाहमत क्यों कर रहा है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह भारतीय मईशत का हुजूम, ताकतवर डोमेस्टिक मार्केट और बरामदात के वसी एवेन्यूज़ हैं, जिसकी वजह से भारत अमेरिका के दबाव का सामना करने की सलाहियत रखता है। जबकि ये दावे भी सामने आ रहे हैं कि क्योंकि भारत की अमेरिका को एक्सपोर्ट इसकी जीडीपी का सिर्फ 2 से 3% है, इसलिए 25% अमेरिकी टैरिफ के निफाज के बावजूद भारत की जीडीपी में सिर्फ 0.2 से 0.4% का फर्क आएगा। जबकि दूसरी तरफ भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से रूस से सस्ते तेल की दरामद में तकरीबन $17 अरब से ज़्यादा की बचत कर चुका है, और अगर अमेरिका के दबाव में सस्ते तेल की दरामदात को रोका गया तो भारत को सालाना 13 से 14 अरब डॉलर का नुकसान होगा। यानी इस वक्त भारत को दोहरी आजमाइश का सामना है, क्योंकि अगर भारत सदर ट्रंप की धमकियों को नज़रअंदाज करता है तो उसे एक्सपोर्ट्स में नुकसान उठाना पड़ेगा, और अगर अमरीकी मुतालबात मानता है तो उसे सस्ते रूसी तेल की दरामद से जो फ़ायदा होता है वो फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। अब देखना होगा कि भारत इस आजमाइश का कैसे मुकाबला करता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।